चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है टू हैव द लास्ट लाफ। इसका मतलब होता है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुख सहन करता है और अंत में जाकर कामयाब हो जाता है। जैसे आपने कोई एग्जाम दिया, पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ और तीसरी बार में जाके आपका एग्जाम हो जाता है, तो हम कहते हैं कि अभी अल्टीमेटली आप कामयाब हो गए। यानी कि इवेंचुअली का मतलब होता है बेटा एट लास्ट, यानी कि अंत में जाकर, सक्सीडेड इवेंचुअली। तो आप एक वाक्य लिख भी सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आपने कहा कि आई हैड द लास्ट लाफ आफ्टर गेटिंग फेल्ड ट्वाइस, यानी कि 2 बार फेल होने के बाद मैं अंततोगत्वा, लास्ट में जाकर मैं जो है कामयाब हो गया, अंत में जाकर मुझे कामयाबी मिल गई। दैट इज कॉल्ड हैव द लास्ट लाफ। बेटा अगले की तरफ चलते हैं और साथ साथ आप लिखा करें गिव समवन कोल्ड शोल्डर। गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है बेटा किसी को, मतलब बहुत ज्यादा अनवेलकम जो पोस्चर होता है। कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है कि आप उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हो एक तरीके से। इसका मतलब ये होता है कि कोई आया, जैसे मान लीजिए कोई मेहमान आपके घर आता है, मेहमान घर पे आता है, एक तो आप बहुत गर्म जोशी से उसका स्वागत करते हो, और एक होता है कि बिल्कुल इग्नोर कर देते हो कि यार कोई भी आए या ना आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब आया या नहीं आया बराबर है। तो जैसे मान लीजिए मेहमान आया और कोई उठ के भी नहीं आया उसको स्वागत करने के लिए, तो आप कह सकते हो कि हाउ कैन यू गिव योर गेस्ट अ कोल्ड शोल्डर, यानी कि बिल्कुल अनवेलकमिंग जो नेचर होता है, जो बिल्कुल अनवेलकम से भरा हुआ हो, कि व्यक्ति बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहा कि कौन आया कौन गया, तो इग्नोर समवन होता है बेटा, राइट। तो गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, जैसे आपने कहा कि आई वेंट टू देयर हाउस बट आई विल नेवर गो देयर बिकॉज दे गेव मी अ कोल्ड शोल्डर। दे गेव मी अ कोल्ड शोल्डर का मतलब है उनके घर जाके मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज दे इग्नोर्ड मी। नेक्स्ट बेटा अगला है इडियोमेटिक, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। हील का मतलब एड़ियां होती हैं, अगर क्लीन पेयर इसका मतलब होता है बेटा एब्सकॉन्ड कर जाना, कहीं से भाग जाना, कहीं से फरार हो जाना। दैट इज कॉल्ड शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। तो भागते हैं तो कोई बेटा फ्रंट तो दिखता नहीं है, एड़ियां दिखती हैं, इसका मतलब होता है रन अवे, कहीं से भाग जाना। जैसे जो चोर है, द रॉबर्स शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स आफ्टर रॉबिंग मनी फ्रॉम द बैंक। बैंक से पैसा चुराने के बाद दे शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। नेक्स्ट बेटा व्हाट डज द इडियम मीन, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है बेटा फिर से शुरू करना। चलो फिर एक बार शुरू करते हैं, तो फिर से शुरू करना किसी चीज को, दैट इज टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। जैसे मान लीजिए किसी को जेल हो गई 10 साल की, वो 10 साल की जेल काटने के बाद अगर बाहर आता है तो ही टर्न्स ओवर अ न्यू लीफ आफ्टर द प्रिजन। वाक्य लिख लेना बेशक। टर्न ओवर न्यू लीफ का मतलब होता है फिर से किसी बात के बाद, किसी घटना के बाद शुरू करना, स्टार्ट अ फ्रेश होता है। दैट इज कॉल्ड टर्न ओवर न्यू लीफ। नेक्स्ट चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है बेटा बहुत जबरदस्त तरीके से पूरी ताकत लगा देना, पूरी ताकत के साथ लड़ना या पूरी ताकत के साथ किसी चीज को फेस करना। दैट इज कॉल्ड पूरी ताकत से। जैसे जानवर है, अगर जानवर पूरी ताकत लगाएगा तो जानवर के पास औजार क्या है, या तो वो दांतों से हमला करेगा या नाखूनों से हमला करेगा। तो पूरी ताकत, विद फुल स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, पूरी ताकत से। जैसे आपने कहा कि इंडिया फेस्ड टेररिज्म टूथ एंड नेल। एक बात हमेशा याद रखना कि देखो विद प्लस फुल स्ट्रेंथ होता है, तो इसमें विद पहले ही होता है। एग्जाम में कई बार एक एरर आती है, वो कह देता है विद टूथ एंड नेल, इसके साथ विद कभी नहीं आता बेटा। एग्जाम में 5-6 बार पूछी गई है ये एरर, तो हमेशा टूथ एंड नेल होता है क्योंकि इसमें पहले से विद होता है। देखो पूरी ताकत और डिटर्मिनेशन से, दैट इज कॉल्ड टूथ एंड नेल। नेक्स्ट बेटा फेस द म्यूजिक, और ये देखो 2 बार आया है, राइट 2 बार जो है आया है, तो कोई बात नहीं, दोनों का मतलब एक साथ ही कर लो। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किसी परिणाम को भुगतना, किसी चीज को भुगतना, मतलब कहते हैं भुगतो। वैसे हम म्यूजिक को क्या करते हैं, लिसन। लिसन द म्यूजिक होगा तो हम इंजॉय करेंगे म्यूजिक को, राइट। लिसन टू म्यूजिक होगा तो इंजॉय करेंगे। पर फेस द म्यूजिक का मतलब है, कहते हैं यार मैंने पहले ही बताया था कि आप भुगतो, इसका मतलब किसी चीज के कॉन्सिक्वेंस को, प्रभाव को सहन करना। बियर माने क्या होता है, सहना, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, प्रभाव। कहते हैं मैंने पहले ही मना किया था, नाउ फेस द म्यूजिक। पहले ही बोला था कि उस व्यक्ति को हायर मत करो अब तुमने जो कर दिया है उसको भुगतो। दैट्स कॉल्ड फेस द म्यूजिक बेटा। फेस द म्यूजिक का भी मतलब है, यहां पे आ गया क्या, कन्फ्रंट डिफिकल्टीज, राइट, कन्फ्रंट डिफिकल्टीज। नेक्स्ट बेटा आगे देखें, अगला जो 8वां क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ये कहता है इडियम में अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। ये तो अपने आप से ही बताता है बेटा। देखो क्या कह रहा है कि एक पिक्चर में 1000 शब्द होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि फोटोग्राफिकल तरीके से कहना भी एक तरीका होता है कि फोटोग्राफ्स के माध्यम से। कई बार होता है कि फोटोग्राफ्स के माध्यम से कहना बहुत आसान होता है। तो अ पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स का मतलब होता है कि एक चीज जो आप कहना चाहते हो वो पिक्चर के माध्यम से कह देना। तो अगर हम देखें
जैसे यहाँ पे देखो, ये जो बेहतरीन तरीके से, जैसे एक पिक्चर को देख के हजार शब्द व्यक्ति के दिमाग में आते हैं और चीजों को एक्सप्लेन करने का एक बेहतर तरीका है। तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन में, अ ब्यूटीफुल फोटोग्राफ कैप्चर्ड द ट्रेजेडी सो वेल दैट नो वर्ड्स वर नीडेड, ट्रूली अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। यही एग्जैक्टली एक्सप्लेन करेगा। आप किसी और को पढ़ के देखोगे तो वो ये नहीं कहेगा कि गागर में सागर भर रही थी वो पिक्चर, यानी कि चीजों को बहुत ज्यादा कंसाइज करके पिक्चर के माध्यम से, अगर चीजों को कंसाइज करके पिक्चर के माध्यम से अगर कह दिया जाए तो कंसाइज करना या फिर उसको टू द पॉइंट या फिर कम से कम शब्दों में कहना, वही है अ पिक्चर वर्ड्स। कम से कम शब्द इस्तेमाल बिल्कुल ना किए जाएं और शब्दों का सहारा ना लेकर पिक्चर के माध्यम से कोई बात कह देना, दैट इज कॉल्ड अ पिक्चर वर्ड्स 1,000 वर्ड्स। एक पिक्चर में 1000 शब्द होते हैं। तो ये कह रहा है बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है बेटा किसी को सीक्रेट, किसी का सीक्रेट सबको बता देना, यानी कि रिवील द सीक्रेट। रिवील का मतलब एक्सपोज होता है, इसका मतलब बेटा स्पिल द बीन्स का मतलब है किसी का आपने पर्दाफाश कर दिया। तो किसी का पर्दाफाश करना, जैसे होते हैं ना छोटे बच्चों से जो सीक्रेट्स हैं वो रखे नहीं जाते, उनके पेट में दर्द हो जाता है। तो चिल्ड्रन स्पिल द बीन्स, इसका मतलब वो सीक्रेट अगर कोई हो तो वो सीक्रेट उनसे रखे नहीं जाते, दे स्पिल द बीन्स, इसका मतलब होता है सीक्रेट सबको बता देना बेटा। नेक्स्ट, स्टील समवंस थंडर। इसका मतलब होता है बेटा कि किया किसी और ने और प्रशंसा किसी और को मिल गई। स्टील समवंस थंडर का मतलब है, थंडर पे यहाँ पे इसका मतलब है किसी का जो क्रेडिट जो उसे मिलना था वो चुरा लिया आपने, यानी कि करे कोई और प्रशंसा किसी और, नाम काम किसी और का और नाम किसी और का हो जाए, काम किसी और का और नाम किसी और का हो जाए तो इसे कहते हैं स्टील समवंस थंडर, टेक द क्रेडिट ऑफ देयर वर्क। जैसे खाना बनाया आपकी बहन ने और प्रशंसा आपकी माँ की हो गई, या फिर खाना बनाया माँ ने प्रशंसा बहन की हो गई, तो अगर बहन की हुई तो शी हैज स्टोलन योर मदर्स थंडर, इसका मतलब किसी और ने काम किया और नाम आपका हो गया। टर्न अ डेफ ईयर, ये हम पहले भी कर चुके हैं बेटा, किसी को सुनकर भी अनसुना कर देना, यानी कि किसी बात पर ध्यान ना देना, सुनकर भी अनसुना कर देना, सुनकर भी अनसुना कर देना बेटा, अनसुना कर देना, दैट इज कॉल्ड टर्न अ डेफ ईयर, इग्नोर एडवाइस बेटा, राइट। जैसे आपको यू शुड नॉट टर्न अ डेफ ईयर टू योर टीचर एंड योर एल्डर्स, तो किसी की राय को इग्नोर कर देना, दैट इज कॉल्ड टर्न अ डेफ ईयर बेटा। नेक्स्ट, पुल समवंस लेग, इसका मतलब किसी का मजाक उड़ाना या किसी के साथ मजाक करने वाला भाव होता है बेटा। अगर किसी के साथ मजाक करना होता है दैट इज कॉल्ड, कहते हैं डोंट पुल माई लेग, यानी कि डोंट जोक विद मी। तो किसी के साथ मजाक करना या उसका मजाक उड़ाना दैट इज कॉल्ड जोक विद देम, डोंट पुल माई लेग, यही होता है पुल समवंस लेग बेटा। अगला प्रोवर्ब या अगला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कहता है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। पहले ही ख्याली पुलाव मत बनाने लगो, पहले काम कर लो, पहले ही फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब है कि कर्म करने से पहले ही फल की इच्छा मत करो, ये मत सोचो कि मुझे ये मिलेगा मुझे ये मिलेगा, पहले आप काम कर लो, राइट। तो आप कह सकते हो ना, इसके लिए आप बोल सकते हो कि डोंट अज्यूम द सक्सेस बिफोर इट हैपन्स। इसका मतलब आप पहले जो कामयाबी मिली नहीं है उसके बारे में ज़्यादा बातें मत करो। तो डोंट अज्यूम सक्सेस बिफोर इट हैपन्स, कर्म कर लो, कर्म करने से पहले फल की इच्छा मत करो। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, अंडों के बाहर आने से पहले ही चिकन काउंट मत करने लगो, क्या पता अंडे से वो बाहर आई नहीं, इसका मतलब क्या पता आइडिया कार्य में कन्वर्ट हो ही नहीं, सिर्फ आइडिया के लेवल पे ही खत्म हो जाए। डोंट अज्यूम सक्सेस बिफोर इट हैपन्स। नेक्स्ट, अ वाइट एलिफेंट, इसका मतलब होता है बहुत कॉस्टली पोजेशन बेटा। काले एलिफेंट होते हैं मजदूर और व्हाइट एलिफेंट होता है लक्ष्मी और विष्णु का वाहन। अगर किसी ने किसी को व्हाइट एलिफेंट गिफ्ट कर दिया तो वो किसी कोई काम तो उससे ले नहीं सकते, ऊपर से वो खड़ा खड़ा खाएगा बहुत, तो इसको हम कहते हैं कॉस्टली बर्डन, कॉस्टली पोजेशन। जैसे आपने कहा कि माई ओल्ड कार हैज़ बिकम अ वाइट एलिफेंट, आपकी जो ओल्ड कार है हैज़ बिकम क्या, वाइट एलिफेंट। कहते यार उससे बहुत ज़्यादा मतलब मेरा खर्चा बढ़ रहा है, मतलब इतना मैं फ़ायदा नहीं उठा रहा जितना मुझे खर्च करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड वाइट एलिफेंट, कॉस्टली बर्डन, जिस पे बहुत ज़्यादा बर्डन आपकी जेब पे पड़ रहा हो। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब होता है कि स्पिल्ट माने होता है दूध फट जाना और क्राई ओवर माने कंप्लेन करना, शिकायत करना। पास्ट में कोई घटना घटित हुई और उसको आप लेकर अभी भी बड़े चिंतित हो, इसका मतलब होता है कि पास्ट में कोई घटना घटित हुई थी उस पर अभी भी आपको पछतावा हो रहा है। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, जो पास्ट लॉस हुआ उसको लेकर आप पछता रहे हो, कहते हैं ना डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, राइट। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसे बोला जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर आपका मान लो ट्रेन थी और ट्रेन आपकी मिस हो गई,
और ट्रेन मिस हो गई तो अब आप क्या करोगे? क्या वहीं पे स्टेशन पे बैठ के चिल्ला नहीं, बस से जाओ और यहीं पे बैठ के रोने लगो आप स्टेशन पे और आप कुछ कर नहीं रहे हो? तो हम कहेंगे यार अब ट्रेन मिस हो गई तो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, गो बाय बस। तो रिग्रेट अ पास्ट लॉस। नेक्स्ट, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है बेटा कोई कसर ना छोड़ना, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा देना। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब है कोई भी कसर ना छोड़ना, यानी पूरे एफर्ट्स लगा देना। जैसे आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सर्च थोरोली, पूरी ताकत लगा दूंगा। थोरोली माने गहनता से बेटा, पूरी गहनता से, पूरी गहराई से किसी चीज को ढूंढूंगा। अवॉइड एफर्ट नहीं, रिलैक्स कंफर्टली नहीं, इग्नोर द इश्यूज नहीं बेटा, पूरी ताकत लगा देना। जैसे आपने कहा कि आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू क्रैक द एग्जाम, राइट? अगर वाक्य लिखना हो तो जो वाक्य मैं बोल रहा हूं इंग्लिश में आप स्टॉप करके वो वाक्य लिख लिया करो। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू क्रैक द एग्जाम, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट बेटा, ऑन द क्लाउड नाइन का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि आज सातवें आसमान पर हूं, तो अंग्रेज हमसे दो आसमान ऊपर होते हैं। क्लाउड नाइन का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश। आई एम ऑन क्लाउड नाइन, जैसे जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, योर सिलेक्शन डे वाले दिन यू विल बी ऑन क्लाउड नाइन, एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट, ये वर्ड कई बार आ चुका है ये हमारे अपने सेशंस में, फ्लोग अ डेड हॉर्स। ऐसी कोई चीज, कहते हैं अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुगी खेत, इसका मतलब पास्ट मिस्टेक के ऊपर लगातार लगातार किसी चीज के बारे में। फ्लोग का मतलब मैंने बताया था बेटा कि कोड़े मारना होता है, फ्लोग अ डेड हॉर्स। फ्लोग अ डेड हॉर्स होता है कोड़े मारना। तो किसी को आप कोड़े मार रहे हो, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा कारण जो आपके हाथ से निकल गया, आप उस पर टाइम खराब कर रहे हो। डेड हॉर्स, अब घोड़ा मर गया, उसे फ्लोग करने से यानी कि कोड़े मारने से वो खड़ा तो नहीं हो जाएगा। जो पीछे आपकी अपॉर्चुनिटी चली गई उस पर टाइम खराब मत करो। डोंट फ्लोग अ डेड हॉर्स, जो हो गया सो हो गया। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत जगह गलत चीज ढूंढना बेटा। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ है और ये एक पेड़ है, मान लीजिए इस पे बिल्ली यहाँ पे बैठी है और कुत्ता इस वाले, ये कुत्ता है और ये इसको देख देख के भौंक रहा है, इस पेड़ पर भौंक रहा है। तो हम कहेंगे भैया तू क्या कर रहा है, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत जगह गलत चीज को ढूंढ रहा है। यानी कि आप किसी गलत व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आप इस पेड़ को आरोप मत दो, आरोप इस पेड़ को दो, इसके ऊपर बिल्ली बैठी है। अक्यूजिंग रॉन्गली, गलत आरोप लगाना या गलत जगह गलत चीज ढूंढना। अगर आप एक निर्दयी व्यक्ति के अंदर दया ढूंढ रहे हो तो यू आर बार्किंग अप अ रॉन्ग ट्री बाय सर्चिंग फॉर ह्यूमैनिटी इन अ स्टोन हार्टेड मैन। तो बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत जगह गलत चीज ढूंढना या फिर किसी पर गलत आरोप लगाना। नेक्स्ट बेटा, कट नो आइस, कहते यार कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब कोई फर्क ना पड़े तो कहते इट कट्स नो आइस ऑन हिम, कोई फर्क ना पड़ना बेटा, दैट इज कॉल्ड कट नो आइस, हैव नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ना पड़े। कहते माई एडवाइस कट्स नो आइस ऑन यू, माई एडवाइस कट्स नो एडवाइस ऑन यू, इसका मतलब होता है यू टर्न योर ईयर डेफ टू मी, इसका मतलब सुनकर भी अनसुना, आप पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड कट्स नो आइस। ग्रास्प एट स्ट्रॉज, कहते ना डूबते को तिनके का सहारा, और जब डूबते को तिनके का सहारा होता है तो व्यक्ति डेस्परेट होता है। डेस्परेट का मतलब होता है कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी करने को तैयार, ये होता है डेस्परेट। जब आप कहते हो आई एम डेस्परेट, कुछ भी करने को तैयार, कहते फॉर अ गवर्नमेंट जॉब आई एम डेस्परेट, इसका मतलब होता है कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूं। ट्राई डेस्परेट मेजर्स, वो स्टेप उठाना, या मेजर्स का मतलब स्टेप है, वो स्टेप्स उठाना जो आपको लगे कि हाँ आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। ग्रास्प एट स्ट्रॉ, ग्रास्प माने पकड़ना, तिनका होता है स्ट्रॉ। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो तिनके की तरफ भी झपट्टा मारता है, तो ट्राई डेस्परेट मेजर्स होगा बेटा इसका मतलब। थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल का मतलब पहले भी हम कर चुके हैं बेटा, इसका मतलब हार मानना होता है। जैसे बॉक्सिंग के रिंग में अगर बहुत खतरनाक पिटाई होता है तो बाहर से अगर कोई टॉवल फेंक देता है तो तुरंत बाउट रुक जाती है, गिव अप। थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है हार मानना, हार मानना। जैसे शी हैज थ्रोन इन द टॉवल इन हर पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में उसने क्या किया, हार मान ली है, मतलब अब वो ज्यादा बहस नहीं करती। थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है हार मान लेना, गिव अप कर देना। जंप द गन, आपको नहीं लगता कि अगर बंदूक किसी की तरफ फेंक दी, मान लो बंदूक आपके हाथ में थी और अगर बंदूक आपके हाथ में थी तो गेम आपके हाथ में था, पर आपने क्या किया, बंदूक उछाल के दूसरी की तरफ फेंक दी, बहुत प्री मैच्योरली आपने काम कर दिया, बहुत जल्दबाजी में और बहुत बचकाना तरीके से आपने काम किया। जंप द गन, तो हम कह सकते हैं कि यू जंप्ड द गन बाय साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स विदाउट रीडिंग देम। तो आपने क्या किया, बहुत प्री मैच्योरली, मैच्योर तरीके से काम नहीं किया, बहुत प्री मैच्योरली काम किया, दैट्स कॉल्ड जंप द गन बेटा। बीट अ डेड हॉर्स, फिर से वही आ गया जो अभी हमने पढ़ा था, फ्लोग अ डेड हॉर्स बेटा।
तो ये वर्ड हम कर ही चुके हैं, तो इस पर टाइम नहीं लगाना है। वेस्ट टाइम ऑन होपलेस इश्यू, यानी कि जो घटना पहले हो चुकी है, घोड़ा मर चुका है, तो दोबारा उस पर सोचने से कोई फायदा नहीं है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क भी आया, ये तीसरी बार आ रहा है। फ्लोग अ डेड हॉर्स या बीट अ डेड हॉर्स, सबका मतलब वही है। वेस्ट टाइम ऑन होपलेस इश्यू, सॉरी। नेक्स्ट बेटा, क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ का मतलब होता है झूठा हवा बनाना। भाई कोई झूठा हवा या झूठी चीज ऐसी बताना कि देखो ये हो गया वो हो गया। अरे वो आपने पढ़ा होगा ना, वो गडरिये वाली जो कहानी थी कि शेर आया और फिर जिस दिन हकीकत में आया उसकी सारी भीड़ खा गया, पर कोई मदद के लिए नहीं आया। इसका मतलब होता है फॉल्स अलार्म। फॉल्स अलार्म, जैसे कई बार क्या होता है कि इंटरनेट पे जैसे दिल्ली में अक्सर होता है, किसी ने कह दिया कि हम फलाने बच्चों के स्कूल में बॉम्ब रख के आए हैं, तो बेचारी वो बॉम्ब स्क्वाड वाले वहां पहुंचते हैं, पूरा स्कूल खाली करवा देते हैं, और पता लगता है कि इट वॉज अ क्राई वुल्फ, फॉल्स अलार्म था, झूठा हवा बना दिया, झूठा ऐसी बात फैला दी। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, किसी भी चीज को कन्फेस कर लेना कि मुझसे गलती हुई है बेटा। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसे कन्फेस कर लेते हो, स्वीकार लेते हो, आप बहाने नहीं बनाते। यू एक्सेप्ट समथिंग, कन्फेस कर लेते हो कि गलती मेरी है। दैट्स कॉल्ड मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। सेशन कैसे लगे बेटा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और अपने नोट्स लगातार बनाते रहिएगा, बातों को लिखते रहिएगा, राइट। और आई मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ कीप गिविंग यू सेशंस रेगुलरली बेटा। मैं स्वीकार करता हूँ, कन्फेस करता हूँ ये चीज़ बिल्कुल कि हाँ आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं आपको देता रहूँगा। क्लीन अ ब्रेस्ट, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है टू एक्सेप्ट। तो सेशन कैसे लग रहे हैं, आपके कमेंट्स का लगातार इंतजार रहता है। लगातार अपने नोट्स बनाते रहिएगा, बातों को लिखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स लॉट।